थोड़ा सा बनारस पे और बात करते हैं। आपने बीएचयू में भी कुछ दिन तक पढ़ाई की, और एग्जैक्टली बनारस आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? बनारस में कैसा लगा, और फिर बीएचयू आपके लिए कैसा था? इस पे थोड़ा इलैबोरेट अगर कर सकें। बनारस के लिए हम ये बोलेंगे कि देखिए, शहर का तो अपना एक जो ग्रेविटी है, एक रिच शहर है। मतलब आप उसको बोलिए कि पौराणिक रूप से कहिए, ऐतिहासिक रूप से कहिए, तो हर तरीके से वो रिच है। लेकिन अपना जो हमारा बनारस से जो जुड़ाव है वो एक सर्किल है दोस्तों की। वो आजमगढ़ में थोड़े से छोटे थे, तो उस वक्त के जो दोस्त थे तो वो कनेक्टिविटी अलग तरीके की होती है। लेकिन जब आप नौजवान होते हैं तब की जो कनेक्टिविटी वो डिफरेंट लेवल की होती है। और हम काफ़ी साल तक बनारस रह गए, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप रह गया वहाँ पर। तो शहर लोगों से बनता है, ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया बनारस में ही बस रही है। जो कोटा में रहा है शुरू से, उसको कोटा पसंद आ रहा होगा। जो छोटे से शहर में कहीं महाराष्ट्र में रह रहा, उसको वो भी शहर पसंद आएगा। तो बनारस में चूँकि हम रहे हैं, बढ़े हैं, वहाँ पर हमारे दोस्त रहते हैं, जानने वाले रहते हैं, तो इस वजह से वो कनेक्टिविटी अपनी है। और दूसरी बात कि वहाँ पर एजुकेशन हमेशा से अच्छा रहा है। मतलब कोचिंग इंडस्ट्री की बात, ट्यूशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में भी बनारस बहुत सेंटर ऑफ नॉलेज, कॉलेजेस अच्छे रहे हैं। जाने पर वहाँ पर पता चला कि 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं एक शहर में, अलग अलग। संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस थे। तो 5 यूनिवर्सिटी एक ही जगह पे होना, तो एक एजुकेशन के मामले में रिच तो बनारस रहा है। तो जब हम आजमगढ़ जौनपुर रहते थे तो बनारस जाना बड़ी बात होती थी, और फिर बाद में बनारस में जाके रहने लगे तो उस शहर को एंजॉय किया। जो गलियां हैं, घाट हैं, सब कुछ घूमे, उसका फ़ायदा नुकसान सब कुछ मिला। फायदा नुकसान क्या मिला? नुकसान ये है कि एकेडमिक्स में उसका नुकसान तो होता ही है कहीं भी। देखिए, एकेडमिक्स ना एक बहुत पर्सनल चीज़ है। ये प्यार की तरह है कि आप उसको जितना पर्सनली एंजॉय करते हैं, वो आप दिखावे के लिए करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाता है। तो आप सेल्फ स्टडी जितना करेंगे, आप जितना कम मूवमेंट करेंगे, चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चलनी चाहिए आपके लाइफ में। और जब जीवन आपको जीना है तो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे तो ऑब्वियसली सिटिंग टाइम उतना कम हो जाएगा। तो एकेडमिक्स में आप उसको स्कोर नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से 12th तक मेरा स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं था। कितने थे सर आपके 10th और 12th के परसेंटेज, अगर मैं पूछ सकूं तो? क्योंकि ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्ट होगा कि सर जो हमें पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग जो पढ़ाते हैं उनके परसेंटेज कितने हैं। देखिए, 10th तक तो हम बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इवन आपको ये बताए कि आश्चर्य होगा आपको ये सुन के कि 47% मेरे केवल 10th में मार्क्स थे। अच्छा, ओके, ओह माय गॉड। ठीक है, मतलब कि जो आपका अभी का सिनेरियो है, जो कोचिंग इंडस्ट्री में आप ग्रेविटी रखते हैं, और ये मुझे नहीं पता कि आप अवेयर हैं कि नहीं हैं। अगर किसी को बता दिया जाए कि ये हमारे टीचर हैं, उनका 40% 10th में मार्क्स, कोई भरोसा नहीं करेगा। तो कोई भरोसा नहीं करेगा। मैं सन रह गया अभी। और कई लोगों को मैंने टीचर्स को बोला, जो हम जूनियर्स भी आते हैं, सीनियर्स भी कई लोग साथ में काम करते हैं, तो हम मजाक में ऐसे बोलते हैं कि लोग पढ़ लिख के टीचर बनते हैं और मैं पढ़ा लिखा के टीचर बना। मैंने पढ़ाने के लिए पढ़ाई ज़्यादा की है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं ज़्यादा एफर्ट करने लगा। यहाँ पर आके मैंने मेहनत ज़्यादा की। कई लोग क्या होते हैं कि पढ़ाई कर लेते हैं, यहाँ आने के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। जैसे नीट के बच्चों को हम देखते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चों को देखते हैं कि उनका गोल लगता है कि नीट क्वालिफाई कर लेना है, जीवन का गोल है। नीट क्वालिफाई कर गए, अब मेडिकल कॉलेज में जाके मेहनत नहीं करनी। हमारा एक फ्रेंड है, IT रुड़की में प्रोफेसर हैं, तो उनका ये कंप्लेन रहता है कि आप बच्चों को तो ये पूरा मोटिवेट करके रखते हो कि यही फाइनल जीवन का गोल है, अब इसके बाद कुछ करना नहीं है। तो IT में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अब तो हम कर लिया, अब यहाँ पढ़ने थोड़ी ना आए हैं, जो हमको पढ़ाई करनी थी तो पढ़ के आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से नुकसान भी करता है। ये सब एक विशफुल थिंकिंग का पार्ट भी है, जिसके शिकार अक्सर एक स्टूडेंट हो जाते हैं कोचिंग लाइफ में, गलतफहमी का शिकार। जबकि एक्चुअल ये एक तरीके से दरवाजा है, मतलब फील्ड का। आप प्रिपरेशन कुछ भी किए हो, आपको फाइनल बैटिंग तो वहीं जाके करनी है ग्राउंड पे। तो वो ग्राउंड है, उसको लोग प्ले ग्राउंड नहीं समझते। उनको ये लगता है कि नहीं, ये तो पेविलियन में हम आ गए, अब यहाँ पर आराम करना है हमको। और आपकी ग्रेजुएशन पर अगर आया जाए, कॉलेज लाइफ पे, जो प्रॉपर कॉलेज लाइफ होती है, तो वो कहाँ से हुई है? यूपी कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने की थी। बनारस का बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, और बीएचयू में पढ़ने का सारे दोस्तों का ख्वाब था। तो बीएचयू में जो एंट्रेंस वगैरह होता था, तो हम लोग चूँकि यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे, तो वो थोड़ा सा इस तरीके का होता था कि समझ में नहीं आता था। फिर बाद में वो ख्वाहिश मेरी पूरी हुई जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। ट्यूशन तो मैंने पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल नीट की तैयारी की और बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ। MBBS छोड़ के सब कुछ मिल रहा था,
लेकिन MBBS छोड़ के कुछ करना ही नहीं था हमको, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया और फिर टीचिंग फील्ड में ही आ गए थे एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। और टीचिंग फील्ड में आने के बाद हमें ये लगा कि 1-2 साल पढ़ाने के बाद हमको लगा कि जब इस फील्ड में रहना है तो हमको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल के बाद जब हम गए किसी कॉलेज में, तो मेरिट के बेसिस पे जब एडमिशन होते थे तो उसमें गैप के बेसिस पे वो आपका रिजल्ट जो होता है वो रिड्यूस करके तब एडमिशन लेते थे। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचा कि जहाँ एंट्रेंस होता है सिर्फ वही हम एडमिशन ले सकते हैं। तो JNU का एग्जामिनेशन दिया और मैंने BHU का दिया, BHU में सिलेक्शन हुआ तो फिर मैंने BHU MSc ज्वाइन किया। तो ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत शानदार था, क्योंकि UP कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और आज भी वहाँ पर। और ग्रेजुएशन आपकी थी? वहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते थे, तो फाइनल ईयर में मेरे 2 सब्जेक्ट थे, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अच्छा, ओके। बायो बैकग्राउंड से मेरा रहा है। तो बिल्कुल आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं किसी भी नीट के एक बैच को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कह सकते हैं। और इवन जब इस फील्ड में आकाश से मैंने शुरुआत की थी, उसके पहले FIITJEE में भी हुआ था मेरा, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। आकाश एक्चुअली दिल्ली में था तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो यहाँ पर पढ़ाने के बाद उस वक्त क्या होता था कि इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, इंजीनियरिंग का पेपर बहुत टफ आया करता था, अभी भी टफ आता है इसके कंपेरिजन में। तो एक स्टैंपिंग होती थी कि मेडिकल का टीचर का मतलब एवरेज टीचर होता है और इंजीनियरिंग का टीचर का मतलब भारी टीचर होता है। तो आकाश पहली बार छोड़ने का मेरा रीज़न यही था कि मुझको इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, और मैंने ऐसे ही इंस्टीट्यूट में केवल इंटरव्यू दिया जिसमें इंजीनियरिंग चलता, मेडिकल चलता ही नहीं। तो कोटा में वैसे इंस्टीट्यूट थे, बंसल में भी दिया, LN में कभी नहीं गए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन रेजिडेंस में बंसल में, तो फाइनली रेजिडेंस में मैंने ज्वाइन किया। और मेरे ज्वाइन करने के तुरंत बाद पता चला कि रेजिडेंस ने मेडिकल लॉन्च कर दिया और उन्होंने मुझको ऑफर दिया कि आपका मेडिकल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो आप मेडिकल विंग में आ जाइए। तो मैंने कहा भाई मेडिकल विंग से मैं भाग के आया हूँ, अगर आप हमको मेडिकल दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊँ। तो फिर बाद में कहा कि नहीं ठीक है भाई, आप इंजीनियरिंग में रहिए। तो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, हालांकि उस बात को भी रोकते हैं क्योंकि उसका एक डेडिकेटेड एक हम सबका एक होगा सेशन। लेकिन अगर आप BHU में थे तो BHU में बड़ी होती है कि BHU बहुत बड़ा कैंपस है, विशाल सा कैंपस है, जो कि है भी। हालांकि मैं आज तक नहीं गया हूँ, मेरे सारे दोस्त हो सकता है एक बार घूम के आ गए BHU बनारस, हमारे एडिटर साहब गए 2-3 बार बनारस घूम के आए। नहीं गए कभी? मैं कभी नहीं गया। जाना चाहिए आपको। ओके। बनारस भी और BHU भी, मतलब अगर आप हम तो कहते हैं कि वर्ल्ड में कहीं भी रहिए तो एक बार बनारस और BHU जरूर आइए। और आप हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में आप UP और बिहार से बिलोंग करते हैं, इधर आना जाना है आपको जरूर आना चाहिए बनारस, क्योंकि एक लाइव शहर है, जिंदा शहर है। और BHU का अपना एक कल्चर है। बीच में एक टाइम फ्रेम ऐसा आया था कि BHU में बहुत गड़बड़ियाँ हुई थी, कई यूनिवर्सिटीज़ में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन मुझे याद है कि हम लोग जब BHU मतलब बनारस शिफ्ट किए ही थे तो एक डॉक्टर सिम्हाद्री मेरे ख्याल से वाइस चांसलर वहाँ पर आए थे। तो एक और वाइस चांसलर थे, 2 वाइस चांसलर के दौरान वहाँ पर चेंजेस बहुत हुए। तो उसके बाद उसकी छवि हमेशा बेहतर होती चली गई। सैद दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी को। जी, सैद दिया मतलब कि लाइक बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दिया। दिया। पहले हमारे यहाँ बोलते हैं सैद दिया। अच्छा। हाँ। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पहले होती थी ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से भी कुछ गड़बड़ियाँ होती थी। तो बाद में जब वहाँ पर इलेक्शंस वगैरह बंद हो गए, प्रोफेसर हरि गौतम डॉक्टर सिम्हाद्री के पहले आए थे, तो प्रोफेसर हरि गौतम ने बहुत अच्छा काम किया था, डॉक्टर सिम्हाद्री ने बहुत अच्छा काम किया, और फिर वो स्टूडेंट इलेक्शन वगैरह बंद होने के बाद से कई चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। और उसमें एक बहुत अच्छा था कि कॉलेजेस के टाइम जो होते थे टीचर्स के, वो बहुत पंक्चुअल होते थे। आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपको बताएं कि उस वक्त मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, अपना एक कोचिंग हम फ्रेंड्स ने मिलकर चलाया था, फ्रेंड्स ट्यूटोरियल के नाम से। तो और ये सब बात हो रही है 1990? हम लोगों ने जो शुरू किया था वो 2002 में शुरू किया था, 2003। ओके, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन मेरा 2000 में हुआ था। आपका जन्म? 2003। अच्छा, 2003 में। तो लगभग आपके जन्म की खुशी में ही हम लोगों ने हाँ, ओके। तो एक्चुअली ग्रेजुएशन के कई फ्रेंड्स थे, सभी लोग तैयारी करते थे, कोई सिविल सर्विसेज तैयारी करता था और कोई मेडिकल की तैयारी करता था, सब ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग फील्ड में थे। तो कुछ फ्रेंड्स थे, उनको अर्निंग की भी ज़रूरत थी क्योंकि एक्सपेंसेस जो फॉर्म भरने के आने जाने के वो सब चीज़ें ज़रूरत रहती थी। हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर बाद में हम लोगों ने फ्रेंड्स ट्यूटोरियल एक ओपन किया। फ्रेंड्स ट्यूटोरियल में हम लोग सुबह शाम क्लास लेते थे एकेडमिक्स का, क्योंकि बच्चे जो स्कूल कर रहे थे उन्हीं को पढ़ाते थे। 9 से लेकर 12 तक पढ़ाते थे, फिर बाद में 9, 10 बंद कर दिया, 11, 12 को पढ़ाने लगे, फिर नीट को पढ़ाने लगे।
तो जो फ्रेंड्स हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे वो दिन भर वहाँ पर बैठते थे, वो अपनी पढ़ाई करते थे, क्योंकि घर में हॉस्टल का माहौल तो मिलता नहीं है और हॉस्टल में एक जो प्राइवेसी मिलती, तो वो इंस्टीट्यूट एक ऐसा जगह था जहाँ पर कई फ्रेंड्स आके दिन भर पढ़ते थे। अगर कोई काउंसलिंग आ गई, कोई एडमिशन आ गया तो वो लोग काउंसलिंग भी कर लेते थे। एक फ्रेंड निकल के काउंसलिंग किया, फिर जाके क्लासरूम में बैठ के पढ़ने लगे। शाम को 4 बजे जो टीचर्स हैं, जैसे हम लोग थे, हम लोग पहुँचे तो वो लोग अपना घर चले गए पढ़ लिख के, हम लोग ने अपना क्लास पढ़ना शुरू किया। तो 2-3 साल तक हम लोगों ने इस तरीके से रन किया। तो BHU में क्लासेस सुबह शुरू होती थी 8 to 11, 1-1 घंटे की 3 क्लासेस होती थी। और आप मान के चलिए कि अगर आप 7:59 पे क्लास में नहीं है तो टीचर जरूर पहुंच जाएगा क्लास में, और टीचर के बाद क्लास में एंटर करने में थोड़ा सा शर्म तो आती ही है। और वहाँ रूम होने के बावजूद भी कभी भी हमको रुकने का मौका नहीं मिला BHU में। रीज़न क्या था कि हमारा घर थोड़ा सा BHU से दूर पड़ता था और सुबह एक क्लास हम लेके तब BHU जाते थे पढ़ने। तो सुबह 6 से लेकर 7:15 तक हम अपनी एक जगह क्लास लिए इंस्टीट्यूट पे, और फिर हम भाग के गए वहाँ क्लास किए और 11 बजे तक हमारी क्लास ख़त्म हो जाती थी। अल्टरनेट डे वहाँ प्रैक्टिकल होते थे और 3 दिन हमारा केवल क्लासेस जो होती थी 8 से 11 की शेड्यूल, वो तो डेली होता था, लेकिन प्रैक्टिकल अल्टरनेट डे होते थे क्योंकि 2 बैच में होता था प्रैक्टिकल। तो एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री का, एक दिन ऑर्गेनिक का, एक दिन इनऑर्गेनिक का, इस तरीके का होता था। तो जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल नहीं होता था उस दिन विजिटिंग फैकल्टी के रूप में दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते थे, और जिस दिन प्रैक्टिकल होता था उस दिन शाम को प्रैक्टिकल करने के बाद 4-5 बजे जब खाली होते थे तो 6 बजे आके अपने इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ाते थे। तो डे टाइम में हम लोग नीट वगैरह के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते थे और एकेडमिक्स के लिए सुबह शाम अपने इंस्टीट्यूट में। रैगिंग वगैरह होती थी BHU में सर? रैगिंग होती थी, लेकिन हम लोगों के समय इस तरीके का रैगिंग का कोई कल्चर नहीं था। और चूँकि एक 2-3 साल के गैप के बाद मैंने BHU ज्वाइन किया था, तो आप तो ऐसे ही तगड़े थे। हाँ सही बात। तो इस वजह से ना एक तरीके का रेस्पेक्ट था मेरे मतलब जो कलीग्स थे उनके मन में भी, और हमेशा रेस्पेक्टफुल हम दूसरे के लिए भी रहे। तो कभी इस तरीके के न किसी ने हमारी रैगिंग ली और न मैंने रैगिंग किसी और की ली। कभी आपने सोचा कि कभी कुछ मौका मिले रैगिंग ले, कोई अगर हमारी रैगिंग ले, हाँ, तो उनको तो देख लेंगे, ऐसा कुछ करें? नहीं, इस तरीके का कभी वो नहीं रहा है, क्योंकि जीवन में जो आया उसको एंजॉय किया। तो रैगिंग भी कभी होती है हमारी तो उसको एंजॉय ही करते। अच्छा, ओके। सो कभी आप IIT BHU वगैरह गए थे अपने उस फेज में? उस वक्त IIT BHU तो IT BHU के नाम से था। ओके। IIT तो बाद में बन गया। हाँ। एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है वरुण ग्रोवर, वहीं से पढ़े हुए हैं। हाँ, नितिन विजय सर भी वहीं से पढ़े हुए हैं। हाँ, नितिन विजय सर भी वहाँ के पढ़े हुए हैं। मतलब कई अभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं वो BHU के ही स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया भी है कि किस तरीके से हम IT BHU में पढ़ते थे और लोगों में भ्रम पाल के रखे थे कि हम IIT के हैं। हाँ। लेकिन उसको छुपा के रखना है कि भाई कोई ये ना समझ जाए कि हम IIT के नहीं, हम IT के हैं। अब तो हो गए। अब तो हो गए। अरे सर, मैंने सुना है कि ये कुछ बिरला वालों का सीन है, मतलब BHU के पास एक समय हुआ करता था। क्या है सर ये? मैं समझ नहीं पाया। एक इंटरव्यू में देखा था NV सर का कि सौरभ द्विवेदी हैं, हाँ, और वो भी यूपी से हैं, सारे लोग मतलब वो कोटा से NV सर और हम सब यहाँ यूपी बिहार। तो क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, मतलब क्या हुआ करता था? काफ़ी डर का नहीं, देखिए होता ये था कि वहाँ कई फैकल्टीज़ हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो 3 मेन स्ट्रीम मानी जाती है। अभी भी हमको लगता है कि छोटे शहरों में यही होता है कि साइंस होता है, एक कॉमर्स होता है, एक आर्ट्स होता है। चौथी दुनिया ख़त्म हो जाती है एजुकेशन की यहाँ पर। तो जो सबसे माने जाता है कि जो सबसे पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा, जिसको सबसे ज़्यादा समझ में आता है, वो साइंस में जाएगा, और उसमें भी और तेज होगा तो वो मैथ्स लेगा, थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो बायो लेगा, और जिससे मैथ्स बायो दोनों ही नहीं समझेगा, साइंस नहीं समझेगा तो कॉमर्स लेगा, जिससे कॉमर्स भी नहीं समझेगा वो आर्ट्स ले लेगा। अब चॉइस वाइज बच्चे लेते हैं। बहुत ब्रिलियंट बच्चा आर्ट्स सिलेक्ट करता है, बहुत अच्छा बच्चा कॉमर्स सिलेक्ट करता है। तो पहले चॉइस वाइज नहीं होता था, पहले रिजेक्शन वाइज ऑप्शंस आपके पास आते थे कि आपसे ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। अभी होता कि नहीं, हमें ये करना यही है, हम लायक उसके भी हैं, इसके भी हैं, मर्जी ये है, ये करेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। तो जब उस तरीके के ऑप्शन होते थे तो आर्ट्स फैकल्टी को सबसे उद्दंड फैकल्टी माना जाता था। होता था, नहीं होता था हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन माना जाता था। और कुछ बच्चे इस तरीके से होते भी थे, उनका वहाँ जाने का पर्पज़ यही होता था कि सारी मस्ती करना है, हम BHU पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप कॉलेज लाइफ के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, तो कॉलेज लाइफ का एक चार्म होता है और कई लोग जाके वहाँ पर बहक जाते हैं।
और ये सिर्फ बीएचयू की बात नहीं है, आईटीज में भी होता है, मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है। तो फिर वो मतलब बिरला वालों से क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पाया कि एग्जैक्टली वो हैं कौन मतलब। बिरला आर्ट फैकल्टी का हॉस्टल है। अच्छा ओके ओके, अच्छा अब मैं कॉन्टेक्स्ट समझ गया क्योंकि इस मामले में बात कर रहे थे। हाँ। इस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दरमियान मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे अलग अलग कि बीएचयू के लोगों से क्या पूछना सही रहेगा, किस तरह से हैं, या क्या इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अगली बिरला बार कुछ भी पूछने से पहले एक बार बीएचयू बनारस घूम लीजिए जरूर। अच्छा ठीक है, और वहां पर जाके कुछ चीजें और आपको मिलेंगी। आप जिसको बोलते हैं ना कि कुछ चीजें तलाश करने से मिल जाती हैं, कुछ बिना तलाश किए आप सही जगह बैठे तो अपने आप मिल जाएगा। तो आर्ट्स फैकल्टी का हॉस्टल था वहां पर, तो माना जाता था सबसे कम पढ़ने वाले बच्चे वहीं पे हैं, खेल कूद सबसे ज्यादा करते हैं, उनसे बच के रहो। और बच्चों के खेल कूद से प्रॉब्लम सबको होती है। हाँ, अलग तरह की खेलकूद होती है, कॉलेज के बच्चों की खेलकूद भी थोड़ी सी अलग तरीके की होती है। ब्रुचा हॉस्टल है वहाँ पर, थोड़ा और अच्छा होता है। फिर ग्रेजुएशन के हॉस्टल अलग हैं और रिसर्च वालों के हॉस्टल अलग हैं, आईटी वालों के हॉस्टल अलग थे। तो अलग अलग एक जॉनर माना जाता है। जैसे सिनेमा में होता है ना कि एक थ्रिलर मूवी होती है, एक क्राइम मूवी होती है, एक फैमिली मूवी होती है। तो बिरला वालों का क्या मूवी है, कौन सी मूवी, क्राइम मूवी है? क्या लोग क्राइम कहते हैं, हमको थ्रिलर मूवी लगती है। ओके, सो वहाँ पे कभी आपका सामना हुआ उन लोगों से कभी? नहीं, उसमें अच्छे दोस्त थे हमारे। अच्छा। जब हम बीएचयू में नहीं भी पढ़ते थे तो हमारा आना जाना था। मतलब आपका सही है सर, आप जुगाड़ बिठा के रखते थे। मतलब जो सबसे टॉप क्लास होंगे उनसे जाके मतलब उनसे ही रखना है अपने को, बीच वालों से बात ही नहीं करनी है। नहीं, बीच वालों से, आगे वालों से, पीछे वालों से, सबसे मिले हैं हम हमेशा। मतलब पर्सनली हम बहुत सोशल रहे हैं, और सोशल होने की वजह से घूमे भी हैं खूब, मिले भी हैं लोगों से, और अभी भी वही चलता है।